नेक्स्ट टॉपिक है इंडो ग्रीक। मैंने आपको बताया था जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी तो उसने अपना जो एम्पायर था अपने कमांडर्स में बांट दिया था। तो उस समय जो सीरिया का कमांडर था उसका नाम क्या था? सेल्यूकस। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से वॉर हुई थी, ठीक है, और इसने अपनी बेटी हेलेन का शादी कराया था। ठीक है, जो बैक्टीरिया का प्रदेश था, बैक्टीरिया को संस्कृत में क्या बोला गया? बलक। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर वापस जा रहा था तो उसके कुछ सैनिक बीमार हो गए थे। ठीक है, तो उन सैनिकों को ठहराने के लिए, उनका इलाज करने के लिए उसने ये जगह बनवाई थी, ये प्रदेश बनवाया था, बलक का एरिया। ठीक है, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश माउंटेन्स है उसकी नॉर्थ में, अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश माउंटेन्स है उनकी नॉर्थ में ये प्रदेश में था, बलक प्रदेश। इसको बाद में किया था, ठीक है, जहाँ पर कमांडर्स को रखा गया जो बीमार हो गए। तो ये जो बलक प्रदेश था ये किसके अंदर था? सेल्यूकस निकेटर के अंदर। ये सेल्यूकस निकेटर के अंडर ही ये बलक प्रदेश था। सेल्यूकस का जो पोता था इसका नाम क्या था? एंटीओकस II। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अशोक के अच्छे रिलेशन थे एंटीओकस II। ठीक है, जो इसका ग्रैंडसन था एंटीओकस II, उस समय ये जो बलक प्रदेश था ये आजाद हो गया, इससे आजाद हो गया। उस समय यहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? डायोडोटस फर्स्ट। तो इसका गवर्नर कौन है? डायोडोटस फर्स्ट। ये कंपैरेटिवली वीक रूलर है, और इसके टाइम में क्या हुआ? जो बलक प्रदेश था वो आजाद हो गया। और यहाँ के जो देखो ग्रीक, ये भी ग्रीक सी थे, ठीक है, क्योंकि इनका ही गवर्नर था ग्रीक ही होगा, पर क्योंकि ये इंडिया के पास है, ठीक है, और इन्होंने ही इंडिया पे अटैक किया, इसलिए इनको क्या बोला गया? इंडो ग्रीक्स। क्लियर है जी? तो इंडो ग्रीक्स वर्ड कहाँ से आया? क्लियर है? भारत में जो इंडो ग्रीक्स आए सबसे पहले भारत में जो इंडो ग्रीक आया वो कौन था? डेमेट्रियस। ये क्वेश्चन कई बार आता है, डेमेट्रियस। भारत में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ इंडो ग्रीक का वो कौन सा था? डेमेट्रियस। दूसरा वंश यूफ्रोटाइटस। तो पहला जो वंश जिसने भारत में अटैक किया वो कौन था? डेमेट्रियस। ठीक है, एक वंश था। और दूसरे वंश जिसने यहाँ पर अटैक किया था वो कौन था? यूफ्रोटाइटस। इन दो वंशों ने भारत में अटैक किया, मोटा बनाया। ठीक है, तो ये चीज आपने याद दिया। भारत में ग्रीस का जो फर्स्ट अटैक हुआ वो डेमेट्रियस के अंडर हुआ। उसने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया और सिंध नदी को छुआ। हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस कर सिंध नदी तक पहुंचा। और ये गंधार तकसीला का जो एरिया है, ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का एरिया जहाँ तालिबान है, ठीक है, उस एरिया को इसने जीत लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई?
सियालकोट, सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये इस समय अड्डा है टेररिज्म का। जो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो इसी एरिया में की थी, सियालकोट के पास एरिया। ठीक है, ये अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट कंट्री को इसके साथ टच करता है ये। तो सियालकोट को डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाया। सियालकोट को भारतीय ग्रंथों में क्या बोला गया है? सकल। सकल भारतीय ग्रंथों में इसको क्या बोला गया है? सकल। क्लियर है? इतना क्लियर है? डेमेट्रियस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो था उसका नाम क्या था? मियेंडर। मियेंडर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डेमेट्रियस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो कौन था? मियेंडर। मियेंडर को बुद्धिस्ट ग्रंथों में मिलिंद बोला गया है। मियेंडर को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलिंद कहा गया है। ठीक है जी। ऐसा माना जाता है कि एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट था, एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट था, बुद्धिस्ट मॉन्क था, जिसका नाम क्या था? नागसेन। नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम क्या था? नागसेन। तो नागसेन एक बार मिलिंद के दरबार में आया था सियालकोट में। ठीक है, तो उसने बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मांगी थी, भगवान बुद्ध के बारे में बताओ। ठीक है, तो जब उन्होंने बुद्ध की स्टोरीज बताई, उनके प्रवचन बताए, वो किस तरह से समझाते थे। ठीक है, तो ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द नागसेन, ठीक है, कि उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट। ठीक है, और किसने तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया? एक मॉन्क थे जिसका नाम क्या था? नागसेन। नागसेन। और इस बारे में ये जो स्टोरी है, ठीक है, इसकी कैसे कन्वर्जन हुई, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है? मिलिंद पानो। मिलिंद पानो। पानो एक पाली वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जिज्ञासा। संस्कृत में जिज्ञासा ज्ञान की जिज्ञासा। ठीक है, तो पाली वर्ड है जिज्ञासा का पानो। तो मिलिंद पानो यानी मिलिंद की जिज्ञासा। ठीक है, जिसको नागसेन ने पूरा किया और नागसेन से इंप्रेस होकर उसने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर देखो उसमें केवल मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलिए। मिलिंद के जो कॉइन्स थे, ऐसा देखा गया है जो इसके कॉइन्स थे वो बलोच, जो बलोच का एरिया है वो कहाँ पर है? गुजरात में। बलोच का एरिया कहाँ पर है? गुजरात में। बलोच, कच्छ, कच्छ गुजरात में है। ठीक है ना, तो इन एरियाज में इसके कॉइन्स मिले हैं। बलोच और गुजरात, कच्छ से इन एरियाज में इसके मिलिंद के कॉइन्स मिले हैं, जिससे हमको ये पता लगता है कि गुजरात का एरिया भी मिलिंद के पास था। गुजरात का एरिया भी मिलिंद के पास। क्लियर है? इसके अलावा इसका एक रिसेंटली एक इसका शिलालेख मिला है। वो कहाँ से मिला है? रे से शिलालेख मिला है जिसमें कुछ लिखा हुआ था अपने बारे में। रे कहाँ पर है? मथुरा के पास। मथुरा के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है? रे। तो इससे हमको पता लगता है मिलिंद का मिला है। रे कहाँ पर है? मथुरा के पास जगह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मथुरा के पास इसकी कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मथुरा तक आया। क्लियर है? देखो इसके बाद सियालकोट की कैपिटल क्या थी? सियालकोट इसकी कैपिटल थी। पाकिस्तान तो आप आया है सर, पाकिस्तान की जगह है सियालकोट आज के टाइम। इतना देखो क्लियर है? चले आगे। अच्छा, हमने जब शोमकार पढ़ा था,
ठीक है, जो मैंने आपको शुंग काल में बताया था, ये शुंग के टाइम में, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में 2 अटैक हुए थे ग्रीस के, बताया था आपको। पहला तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ था जब से अश्वमेध यज्ञ किया था, बताया था ना कि उसने घोड़ा छोड़ा था, घोड़ों को पकड़ा गया था। ठीक है, जो पहला अटैक हुआ था वो किसका था? डेमेट्रियस का। तो डेमेट्रियस का, ये डेमेट्रियस का, इसका पहला अटैक किसके टाइम पे हुआ? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर इसके बारे में आपको बता था वसुमित्र के बारे में, याद है? यस सर। इसका पोता था वसुमित्र, उसके टाइम पे भी एक अटैक हुआ था। तो वो अटैक किसका था? मिलिंद का, मियंडर का। और इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी। सेकंड अटैक वसुमित्र के टाइम पे हुआ था मिलिंद का। मिलिंद जो अभी पढ़ा नहीं मिलिंद के बारे में, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो किताब है उसमें इस चीज का जिक्र है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेमेट्रियस का अटैक पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ था, और मियंडर का उसका पोता वसुमित्र उसके टाइम पे हुआ था। और जो ये अटैक था ये ज्यादा खतरनाक था। इसमें जो अष्टाध्यायी है उसमें ये बात लिखी गई है कि जो ये थे यमन थे, इसको मिलिंद नहीं बोला गया उस किताब में, उसमें बोला गया यमन। ठीक है, जो यमन थे वो कहां तक आगे थे? मथुरा, अयोध्या तक आगे थे। तो वसुमित्र ने उनको हराया और इनको वापस किया। हम देख रहे हैं ना कि इसके जो इंस्क्रिप्शन है वो रे से मिला, रे का मथुरा के पास है, तो इससे ये चीज कंफर्म भी होती है कि ये यहाँ तक आया था। क्लियर है? वसुमित्र के समय में मिलिंद ही आया था। मैंने आपको बताया था शुंग डायनेस्टी में 2 अटैक हुए थे। पहला पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था, दूसरा उसके पोते वसुमित्र के टाइम पे हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे डेमेट्रियस का हुआ था, और वसुमित्र के टाइम पे मिलिंद का हुआ, मियंडर का हुआ। ठीक है, दूसरा वंश था यूफ्रोटाइडस वंश। जिसने भारत पे अटैक किया। इसकी जो कैपिटल किसका नाम क्या था? तक्षशिला। इसकी कैपिटल का नाम क्या था? तक्षशिला। इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा का नाम क्या था? एंटीक्लाइडस। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? एंटीक्लाइडस। ठीक है, तो इसके ये किसका कंटेम्पररी था? बिंदुसारा का। जब भारत में बिंदुसारा बैठा था उस समय एंटीक्लाइडस था। भारत में जब बिंदुसारा बैठा था उस समय एंटीक्लाइडस था, और बिंदुसारा नहीं, भागवत मैंने आपको बताया शुंग डायनेस्टी का राजा था, याद है आपको? यस सर। शुंग डायनेस्टी के बारे में, भागवत के बारे में बताया था आपको। तो इसके समय में भागवत जो था वो शुंग डायनेस्टी का राजा था। पहले वसुमित्र के बाद नया राजा बना वो कौन था? भागवत। ठीक है, इसके टाइम पे इसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। बताया था इसके बारे में? हेलियोडोरस जो भागवत के दरबार में आया, और वो भागवत धर्म से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने भागवत धर्म को अपना लिया। और मैंने आपको बताया था विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ बनवाया था, याद है? विदिशा में उसने गरुड़ स्तंभ बनाया जिसमें अपने आप को उसने भागवत की उपाधि दी।
ठीक है, तो हेलियोडोरस जो था वो एंटीक्लाइटस का राजदूत था, जो भागवत के टाइम पे आया था और जिसने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो ये एंटीक्लाइटस किस वंश से था? दूसरा वंश, यूफ्रोटाइटस वंश। देखो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मुझे। जो दूसरा वंश था यूफ्रोटाइटस वंश, उसका कैपिटल क्या था? तक्षशिला। सर ये बात ऐसा है कि यूफ्रोटाइटस वंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा था वो कौन था? एंटीक्लाइटस। एंटीक्लाइटस जब ये राजा था उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? शुक्रों का। ठीक है, तो वसुमित्र जो था जिसके टाइम पे मिलिंद आया था, उसका आगे पोता कौन बना? भागवत। ठीक है, तब एंटीक्लाइटस जब वहाँ पर था, बैक्टीरिया प्रदेश में था, तो यहाँ पर कौन था? भागवत। इसने अपना एक राजदूत भागवत के पास भेजा था, ठीक है, फॉर फ्रेंडली पर्पस। उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पिछले साल के पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और एक बार 1000 बार आए हुए हैं। तो भागवत ने भेजा था सर इसके पास? भागवत में भेजेगा, उसका राजदूत था, तो एंटीक्लाइटस का ना, तो वो भागवत के पास भेजेगा। एंटीक्लाइटस ने सर? एंटीक्लाइटस ने भेजा था भागवत के दरबार में, ठीक है ना। और इसने क्या किया? इसने भागवत धर्म को ज्वाइन किया और वहां पर एक गरुड़ स्तंभ बनवाया विदिशा में, विदिशा का मध्य प्रदेश में, ठीक है, गरुड़ स्तंभ बनाया और उसने अपने आप की उपाधि ली भागवत धर्म। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले आगे, पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो तो जो ग्रीक्स है, यमन है, उनको भारत ने उनसे क्या क्या चीजें सीखी, उनका भारत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। पहला, वीक में 7 दिन, जो हफ्ते के 7 दिन है, वो हमने किससे सीखा? ग्रीक से। ठीक है, दूसरा, साल में 365 दिन, एक लीप ईयर भी होता है, ठीक है, तो ये हमने किससे सीखा? ग्रीक से। तीसरा, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी हमने किससे सीखी? ग्रीक से। एस्ट्रोनॉमी हमने किससे सीखी? ग्रीक से। यूनानी मेडिसिन, लोगों ना, यूनानी मेडिसिन हमने किससे सीखी? ग्रीक से। आज भी है, आज भी है यूनानी मेडिसिन। ठीक है, आगे नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र के हिसाब से पढ़ लीजिए, कोई नहीं पाते। तो नक्षत्र ज्ञान हमने किससे सीखा? ग्रीक से। ठीक है, आगे जब शो होता है, जब कोई शो होता है, जो पर्दा उठता है, ठीक है, तो कर्टन हमने किससे लिया? ग्रीक से। थिएटर सिस्टम हमने किससे सीखा? ग्रीक से। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहाँ पर है? गंधार, तक्षशिला। ये हमने किससे सीखा? ग्रीक से। ठीक है, तो सबसे पहले गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी। मैं बताया था ना, भारत में सबसे पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी, हिंदू धर्म की बनी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये चीजें हमने ग्रीक से सीखी। देख लो,
कर्टेन पर्दा, ये पर्दे सैटरडे में क्लास थी ना आपकी, मैं नीचे बैठा हुआ हाँ थोड़ा यार तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल दिया करो, नीचे बैठा हुआ है वो तो तुमको पूरा दूरी घुमा देंगे, ठीक है, तुमको छोड़ो, तुम भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना आप लोग बोल दिया करो कि मेरी अगली क्लास है, और मैं यहाँ खड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 घंटे बैठा था मुझे, तुमको ये तो पता था क्लास है, फिर आप मुझको भी तो कहीं देते हो कि इस तरह वाली अगली क्लास है, फिर क्या कहते हो? चले अभी अगली डायनेस्टी जो भारत में है वो कौन सी थी? शक डायनेस्टी, इसको शाकास्त्री कहा गया है, इसमें शाकास्त्री लिखा हुआ है, शक डायनेस्टी। क्लियर है? यस सर। तो शक बेसिकली कहाँ के थे? बैक्टीरिया के, ठीक है। जब यवनों ने, ग्रीकों ने बैक्टीरिया पे कब्जा किया, ये बेसिकली मेडिक बैक्टीरिया की है, ठीक है। जब कब्जा किया तो नेचुरली इनको अच्छा नहीं लगा होगा, कोई गुलाम नहीं होना चाहता। When Greeks were busy in India, so they revolted in bacteria, और बैक्टीरिया में शकों ने अपना राज्य बना लिया। क्लियर है जी? तो जब यहाँ से ग्रीक्स खत्म हो गए, ये ग्रीक्स अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज हो गए, तब भारत में जो अगला अटैक किया बैक्टीरिया में कौन है? शक है, ठीक है। भारत में अगला अटैक किया किन्होंने किया? शकों ने किया। क्लियर है जी? शक जो थे उनका जो एरिया था वो ग्रीक से बहुत ज़्यादा था। भारत में जो उनका एरिया रहा है वो ग्रीक से डबल ट्रिपल रहा है, और ग्रीक से ज़्यादा बहादुर थे ये लोग, ठीक है। तो ये जनजाति थी एक तरह की, जो बैक्टीरिया प्रदेश की थी। ये रहे चले। तो शकों की कुछ ब्रांचेस रही हैं भारत में। पहली ब्रांच कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में। इनकी पहली ब्रांच कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमसे कोई रिलेशन नहीं है इसका। दूसरी जो ब्रांच थी वो कौन सी थी? पंजाब में। दूसरी ब्रांच जो शकों की थी वो कहाँ पर थी? पंजाब में। पंजाब में इनकी कैपिटल का नाम क्या था? तकसीला। पंजाब में जो शक थे उन्होंने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई? तकसीला। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? मौस। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? मौस। पंजाब वाली डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। आगे चले। मौस का उत्तराधिकारी कौन था? एजीज। मौस का उत्तराधिकारी वंशज कौन था? उसके बाद राजा कौन बना? एजीज। उसके बाद कौन बना? एजीवीज। ये तीसरा वंश जो था शकों का, पहला वंश अफगानिस्तान में, पहली ब्रांच। दूसरी पंजाब में, ठीक है। तीसरी ब्रांच कहाँ पर थी? मथुरा में। ऐसा माना जाता है कि ये जो शक थे ये पहले कहाँ पर रहते थे? उज्जैन में। जो उज्जैन है वो मालवा का एरिया, पता है आपको? मालवा प्लेटू का एरिया, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो मथुरा के जो शक थे वो पहले कहाँ रहते थे? उज्जैन में, ठीक है। इनका राजा, मेन इंपॉर्टेंट राजा कौन था?
राजूर। इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? राजूर। ठीक है। पर उज्जैन में एक किंग था, एक हिंदू किंग था जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। उज्जैन में यानी मालवा में एक हिंदू किंग था जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने राजौल को एक वॉर में हरा दिया और अपनी जान बचाकर वो कहां पर भागा? मथुरा में। और बाद में वो मथुरा भी सेटल्ड हो गया और मथुरा में उसका वंश चला। क्लियर है इतना? विक्रमादित्य ने राजौल को वहां से भगाया, वो अपनी जान बचाकर कहां भागा? मथुरा में। बाद में मथुरा में वो एस्टैब्लिश हो गया और तभी तीसरी ब्रांच कहां पर बनी? मथुरा में। ठीक है। ये कब हुआ? 57 BC में। ये कब हुआ? 57 BC में। ठीक है। और इनको हराने के बाद जो विक्रमादित्य था, ठीक है, उसने विक्रम एरा चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम एरा चलाया जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है मालवा एरा। मालवा एरा। और वो कब चलाया? 57 BC में। क्वेश्चन के ऊपर आ चुके। उज्जैन का है ये, उज्जैन से मंगाया ना, उसे खुशी से ये चलाया विक्रम एरा, जिसको मालवा एरा भी माना। क्या? एक मिनट। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती है। टेस्टिंग कैसे बना ऐसे फ्री बैठा हुआ ज़्यादा बेटर। आज मैं जल्दी प्रॉब्लम एरा सावन को से करते हैं। सावन एक टाइम पीरियड में सावन करते हैं। सावन एक टाइम पीरियड ही तो सालों में इसमें खुशी में बोला ये वक्त मेरा है, ये वक्त ही मेरा है। क्लियर है? तो आगे चलो। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, चौथा उज्जैन, तो विक्रमादित्य के मरने के बाद जो वंश यहाँ पर आया उसका नाम क्या था? कदर्मक वंश। शाखा की जो ब्रांच थी उसका नाम क्या था? कदर्मक ब्रांच। जो उज्जैन में विक्रमादित्य ने जो हर हटा दिए थे वहां से, ठीक है, तो उसके मरने के बाद जो फिर से वहां पर शाखा इकट्ठे होने शुरू हुए, तो किस वंश के थे?
कदर्मक। तो कदर्मक के दो सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं। पहला रुद्रमन, पहला राजा है रुद्रमन, ठीक है। ये वो राजा है भारत में सबसे पहला अभिलेख जो संस्कृत में बनाया गया वो रुद्रमन ने बनाया। इससे पहले जो अभिलेख बनाए गए थे वो प्राकृत भाषा में थे। जो अशोक ने अभिलेख खुलवाए थे वो प्राकृत भाषा में थे। भारत में सबसे पहला संस्कृत का जो इंस्क्रिप्शन था यानी अभिलेख था वो किसने बनवाया? रुद्रमन। रुद्रमन। जब हमने सतवाहन किंगडम पढ़ा था, याद है? जब हमने सतवाहन किंगडम पढ़ा था मैंने आपको बताया था वशिष्ठ पुत्र पुलुम्नी के बारे में, जो इससे हार गया था। और रुद्रमन ने क्या बोला था कि क्योंकि मेरी इससे रिश्तेदारी है मैं इनको पूरी तरह से मार नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वशिष्ठ पुत्र पुलुम्नी का जो भाई था उससे इसने अपनी बेटी की शादी की। तो ये वही रुद्रमन, ये वही रुद्रमन, ठीक है। इस किंगडम का लास्ट राजा जो था वो कौन था? रुद्र सिंह, रुद्र सिंह तृतीय। इस किंगडम का जो लास्ट राजा था वो कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। अब जो ये राजा था, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल में एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रम वाला दिखा हुआ है, के पीछे पीठ में आता था, ये वही राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका एक भाई था बड़ा जिसका नाम क्या था? रामगुप्त। रामगुप्त। तो उस समय ये उज्जैन के एरिया में थे। उस समय गुप्तों की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। गुप्ता डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और ये जो लोग थे ये मालवा और गुजरात का काफी एरिया शाखा के पास था, रुद्र सिंह तृतीय के पास। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था, वैसे जो रुद्र सिंह तृतीय था वो रामगुप्त की जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त उसको माना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त इतना डर गया था रुद्र सिंह तृतीय से कि वो उसने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया था, ये हो गया, ठीक है। तुम भी वर्त के देख लो। आगे तो जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये बात पता लगी तो वो तो उसके एंगेज होगा, ठीक है। उसने क्या किया? पहले तो उसने अपने भाई की हत्या कर दी कि तुम एक कायर हो, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि खुद स्त्री का वेश धारण करके वो रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में कैंप में चला गया, ठीक है। अब वो तो बेचारा खुश होगा, मलिका शराबत आई ठीक है। तो उसको क्या पता लगेगा अंदर मनीषपुरी बैठा है। तो जैसे उसने घूंघट उठाया साथ ही उसने खंजर मार दिया और इसकी हत्या कर दी। इस तरह से ये वंश खत्म हुआ। किसने खत्म किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और खुशी में, इस चीज की खुशी में उसने भारत में सिल्वर कॉइन्स चलाए। गुप्त डायनेस्टी में पहला राजा जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कभी चेयर ले लो यार।
कदरमत वंश, ठीक है। अगला वंश कौन सा था? शहरात वंश। तो लास्ट 5 ब्रांच जो थी शकों की वो कौन सी थी? शहरात वंश, शहरात वंश। शहरात वंश का जो एरिया था वो कौन सा था? साउथ गुजरात, साउथ गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया, साउथ गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? नाफन। पढ़ा था ना इसके बारे में? नाफन पढ़ा था ना इसके बारे में? नाफन के बारे में बताओ। नाफन कौन है? पढ़ा नहीं? पढ़ते नहीं कुछ लोग? डंडा भगवा लगेगा, शुरू करना ही पड़ेगा काम। कौन था नाफन? गुजरात और महाराष्ट्र में वो रहते थे ना, शका रहते थे जो उनके एनिमीज थे। तो एक गुजरात में एक किंग था शाका का, जो उसका गुजरात का था या नाफान या महाराष्ट्र, इनमें से एक। किसके साथ युद्ध हुआ? इसका युद्ध हुआ था नहीं, तो सतकर्णी के साथ। यस, इसका युद्ध हुआ था गौतमी को सतकर्णी जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसका एक शाका के साथ लड़ाई हुई थी जिसका नाम क्या था? नाफन। ये वही नाफन है, ये वही वंश है, ठीक है, ये वही शहरात वंश है, ठीक है। तो इसका जो लड़ाई हुई वो गौतमी को सतकर्णी के साथ हुई। मैंने ये भी आपको बताया था कि गौतमी को सतकर्णी ने इसको हरा दिया था, ठीक है, और उसने इसके कॉइन्स को फिर से ढालकर, ठीक है, अपने पिक्चर्स बनवाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो कॉइन्स कहाँ से मिले? महाराष्ट्र में एक जगह, ये इसका क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम क्या है? जोगलथम्बी, जोगलथम्बी। वो जो कॉइन्स है महाराष्ट्र का जोगलथम्बी एरिया है, वहाँ से वो कॉइन्स मिले, ठीक है। और इसके बारे में, इस विजय के बारे में हमने देखा था कि गौतमी जो उसकी माँ थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी की, उसने एक अभिलेख बनाया था नासिक इंस्क्रिप्शन। तो इस इंसिडेंट्स के बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में हमको पता, नासिक इंस्क्रिप्शन से हमको पता। क्लियर है? देखो, इसको आगे चले हम फिर कुशांस। अगला टॉपिक है हमारा कुशांस। कुशांस इतने अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, देख लो 2 मिनट, पिछला सारा रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम है अब तक पूछ लो। टेस्ट हो रहे हैं आपके हिस्ट्री के? ये चल रही है? कोई प्रॉब्लम? आगे चले कुशांस। अब जो शक थे वो भारत में है, ठीक है। तो कुशांस कहां पर आए? बक्ट्रिया में। कुशांस कहां पर आए? बक्ट्रिया में, ठीक है। अब कुशांस थे कौन? बेसिकली जो चाइना का एरिया है, जो चाइना है, चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, ये ट्राइबल लोग थे, ठीक है, जो यहाँ चाइना के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे रहते थे। क्लियर है? तो इनका चाइना का जो किंग था उस समय, उसका नाम क्या था? हिंगनू। हिंगनू जो चाइना का किंग था, हिंगनू, उससे इनका डिस्प्यूट हो गया। और जो इनका लीडर था, हिंगनू ने ना केवल उसकी हत्या की, बकायदा उसका धड़ अलग करके उसके धड़ में शराब पीता था। इतना क्रूर था वो, ठीक है। तो ये डर गए, तो
तो ये लोग कहाँ को भागे, इस साइड को भागे, बक्टीरिया की तरफ भागे। ठीक है, बक्टीरिया में कौन बैठे थे, शक काफी लोग यहाँ बैठे हुए थे भारत में, कुछ लोग यहाँ थे, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांच भारत में थी, तो शक थोड़े यहाँ पर वीक थे। कुशांश ने क्या किया, यहाँ से शकों को भगा दिया और बक्टीरिया पे राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आकर जो कुशांश थे वो 5 ब्रांचेस में बंट गए, 5 ब्रांचेस में बंट गए, सब ब्रांचेस में। ठीक है, इनमें भी जो मेन ब्रांचेस थी वो 2 थी, इनमें भी जो मेन ब्रांचेस थी वो 2 थी। एक ब्रांच कहां पर चलेगी, तिब्बत में, एक ब्रांच कहां चलेगी, तिब्बत में। दूसरी ब्रांच कहां पर रही, बक्टीरिया में। दूसरी ब्रांच कहां पर रही, बक्टीरिया में। इसी ब्रांच ने भारत में ये चीज याद किया, जो बक्टीरिया में रह गई थी उसी ने भारत में अटैक किया। क्लियर है? तो भारत में जो अटैक करने वाला पहला कुशांश राजा कौन था, कुजार कटफतीस। कुजार कटफतीस। तो भारत में अटैक करने वाला पहला कुशांश कौन था, कुजार कटफतीस। ठीक है, तो इसके बारे में मेन चीजें क्या है, भारत में कुजार कटफतीस ने सबसे पहले ये जो 5 सब ब्रांचेस थी इनको उसने एक कर दिया। ये जो 5 छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे ना, ये 5 कबीलों में डिवाइड थे, उनको कुजार कटफतीस ने मिलाकर एक कर दिया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। क्लियर है? दूसरा, भारत में इसने कॉपर के कॉइन्स चलाए। कुजार कटफतीस ने भारत में कॉपर के कॉइन्स चलाए। ठीक है, इन कॉपर के जो कॉइन्स थे उनकी एक साइड में, वन साइड में तो इसमें कॉपर के कॉइन्स लाए, जो एक सारा कॉइन्स का पहला पार्ट था, उसमें उसने एक नाम लिखा हर्मियस। जो एक कॉइन्स का पहला पार्ट है, एक पार्ट है, उसमें उसने क्या नाम लिखवाया, हर्मियस। ठीक है, और कुछ लेख लिखा हुआ था, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, ग्रीक स्क्रिप्ट में। यानी एक साइड जैसे हेड हो गया, दूसरा एक साइड है उसमें हर्मियस नाम लिखा हुआ है और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे पार्ट में जो टेल पार्ट हो गया, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट का दूसरा पार्ट हो गया, उसमें उसने अपना नाम लिखवाया और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखवाया। खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये कहाँ की स्क्रिप्ट है, ईरान की स्क्रिप्ट है, और दूसरा खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखवाया। अब हर्मियस कौन है, हो सकता है हर्मियस कोई राजा हो जिसके अंडर ये गवर्नर हो या काम करता हो। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो हर्मियस कौन है, कोई राजा था जिसके अंडर ये काम करता था। तो पहली साइड में हर्मियस ग्रीक लैंग्वेज में, दूसरी साइड में फिर अपना नाम खरोष्टी लैंग्वेज। क्लियर है? आगे चले, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, विमन कार्डफिसिस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, विमन कार्डफिसिस। ठीक है, इसका जो
एरिया था भारत में वो सिंधु नदी से लेकर मथुरा तक था। सिंधु नदी से लेकर मथुरा तक था। भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स के आने से पहले जो कॉइन्स थे उसमें राजा का नाम या राजा की पिक्चर नहीं लिखी होती है या राजा का डेट नहीं लिखा होता था। भारत में ऐसे कॉइन्स चलाना जिसमें राजा का नाम, उसकी फोटो प्लस उसका टाइम पीरियड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने रोशन किया है, ये किसने चलाया? इंडो ग्रीक्स ने। ये भी किसने चलाया? इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, गोल्ड कॉइन किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। पर शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में किसने चलाए? यूनान ने। शुद्ध, इनके जो सिक्के थे वो शुद्ध सोने के नहीं थे, 24 कैरेट से हो जाते थे। ठीक है, इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और ज्यादा मात्रा में चलाए। तो ये श्रेय किसको जाता है? विमन कांट जी ने। आगे चले, आगे चले। इसके जो सिक्के थे, इसके जो सिक्के थे उसमें शिवलिंग की फोटो बनी हुई है। शिवलिंग की फोटो बनी है, साथ में त्रिशूल है और नंदी बैल है। शिव का वाहन माना गया है, नंदी बैल है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? महेश्वर। नीचे क्या लिखा हुआ है? महेश्वर, जिसका मतलब ये है हो सकता है जब ये